स्टूडेंट्स, जय हिंद एवरीवन। आई होप ऑल आर फाइन। चैप्टर 6 है बेटा हमारा सिविक्स का, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे जो रूरल एरियाज़ होते हैं, जैसे विलेजेस वगैरह होते हैं, डिस्ट्रिक्ट, इसमें हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तहसील के बारे में और विलेजेस के बारे में। कैसे इनके सब जो विलेजेस होते हैं इनके पास कैसे सारी इनके जो मैटर्स होते हैं कौन सोल्व करता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बारे में पढ़ेंगे, इसके जो मेन फंक्शन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पटवारी होते हैं, तहसीलदार होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, एक होता है मोहन, जो होता है एक फार्मर और उसके पास स्मॉल एग्रीकल्चरल फील्ड होती है। और एक होता है रघु, जिसके पास काफी बड़ी लैंड होती है, लेकिन बीच में क्या होता है कि उनके लैंड के बीच में एक फेंसेस बनाई गई है। इस फेंसेस को कहा जाता है बंड। ठीक है, तो जैसे कि देखिए, ये मोहन की लैंड हो गई और ये हो गई रघु की, तो ये बीच में जो ये पार्ट है इसको बंड कहा जाता है। तो क्या होता है कि एक दिन जो मोहन है वो नोटिस करता है कि जो ये बंड है, मतलब जो दोनों एग्रीकल्चरल फील्ड के बीच में बंड बनाया हुआ है, जिसे मोहन की फील्ड अलग है, रघु की फील्ड अलग है, तो मोहन एक दिन ये नोटिस करता है कि जो ये बंड है ना, ये रघु ने शिफ्ट की हुई है कुछ फीट तक। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो रघु है उसने अपनी लैंड का साइज इंक्रीज कर दिया और मोहन की जो लैंड है उसने उसको टेक ओवर कर लिया कुछ लैंड को। अब इस बात से मोहन बहुत गुस्सा होता है, लेकिन साथ ही साथ वो फ्राइटर्न्ड भी होता है। वो डरा हुआ क्यों होता है? क्योंकि एक तो रघु के पास ऑलरेडी बहुत सारी लैंड है, थोड़ा रिच है वो, साथ ही साथ जो उसके अंकल हैं वो सरपंच हैं गांव के, तो इसलिए थोड़ा सा वो फ्राइटर्न्ड होता है मोहन। लेकिन वो जैसे तैसे करके करेज जो है वो इकट्ठा करता है, साहस लाता है अपने अंदर और वो रघु के घर पे जाता है। उन दोनों के बीच में काफी सारी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में रघु जो है वो रिफ्यूज कर देता है कि उसने कोई भी बन को शिफ्ट नहीं किया। तो क्या होता है कि जो रघु है वो हीटेड आर्गुमेंट के दौरान अपने कुछ गुंडे बुलाता है और मोहन की एक्चुअली पिटाई करवा देता है। तो जब मोहन को उसके गुंडे मार रहे थे रघु के, तो उसी टाइम पे जो नेबर्स हैं वो आसपास आते हैं, क्योंकि उन्हें आवाज सुनाई देती है, और वो वहां से मोहन को ले आते हैं और उसे फर्स्ट एड दे देते हैं, क्योंकि मोहन को काफी चोट लग गई थी। तो यहाँ पर जो मोहन का फ्रेंड है वो कहता है कि तुम्हें पुलिस ऑफिस जाना चाहिए और एक रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। अब क्या होता है कि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि पुलिस स्टेशन जाएगा अगर मोहन, तो उससे उसका पैसा भी खर्च होगा और साथ ही साथ कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो रघु है उसके कनेक्शन है पुलिस ऑफिसर्स के साथ, पुलिस स्टेशन में उसके कनेक्शंस हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग तो उसको मना करते हैं, लेकिन बहुत सारी डिस्कशंस होने के बाद मोहन को लगता है कि उसे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। तो वो पुलिस स्टेशन जाता है कुछ नेबर्स के साथ, जिन्होंने वो इंसिडेंट देखा था कि मोहन की पिटाई हुई है। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं अभी। अब जब मोहन कंप्लेंट दर्ज कराने जा रहे होते हैं पुलिस स्टेशन में, तो ऑन द वे उसका जो एक नेबर होता है, जो पड़ोसी होता है, वो कहता है क्यों ना हम थोड़ा सा और पैसा लगाकर जो शहर है वहां के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रजिस्टर कराएं। इसी बात पर मोहन कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते और ये पैसों की बात नहीं है, हम सिर्फ इसी पुलिस स्टेशन में अपना केस रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो विलेज है वो उनके अंडर में ही आता है। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि हर पुलिस स्टेशन का अपना एक एरिया होता है और वो उस एरिया को कंट्रोल करते हैं। तो उस एरिया में कोई थेफ्ट हो, चोरी हो या एक्सीडेंट हो या इंजरी हो, किसी को चोट लगे मतलब, या कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, कोई भी फाइट हो, वो सिर्फ उस एरिया में ही रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, वो केस फाइल कर सकते हैं। और ये उस पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो विद इन एरिया, मतलब जो उसके एरिया में आते हैं उन लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसके रिगार्डिंग वो एक्शन ले, इंक्वायर करें एंड इन्वेस्टिगेट करें एंड देन एक्शन ले। ठीक है, द वर्क एट पुलिस स्टेशन। अब यहाँ पर जब मोहन पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो जो एसएचओ होता है, यहाँ पर एसएचओ की जो फुल फॉर्म दी गई है वो इंपॉर्टेंट है, स्टेशन हाउस ऑफिसर।
तो वो उनकी बातों को पर इतना ध्यान नहीं देते जो एसएचओ होते हैं, और वो एसएचओ उनको अच्छे से वेलकम भी नहीं करते, और ना ही वो बिलीव करते हैं कि मोहन के साथ क्या हुआ है। और साथ ही साथ वो मोहन को ये कहते हैं कि जो इतनी माइनर कंप्लेंट है उसके लिए इतना परेशान करने की जरूरत नहीं है, और इतनी माइनर कंप्लेंट को हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि जो एसएचओ होता है वो मोहन को बिलीव नहीं करता। इवन तो मोहन अपनी जो इंजरीज है वो भी एसएचओ को दिखाते हैं, तो उस बात पर भी जो एसएचओ होता है वो बिल्कुल भी उसे एंटरटेन नहीं करते, ना ही उसकी प्रॉब्लम सुनते हैं। अब मोहन जो है वो पजल हो गया था, उसे ये नहीं समझ आ रहा था क्या करे, ना ही वो ये समझ पा रहा था उसकी कंप्लेंट को दर्ज क्यों नहीं किया जा रहा। तो वो अपने नेबर्स को बुलाता है, और जो उसके नेबर्स हैं वो यहाँ पर आर्ग्यू करते हैं स्ट्रांगली कि मोहन को पीटा गया है, इसलिए हमने उसको बचाया है, और इसीलिए आपको उसकी कंप्लेंट दर्ज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो नेबर्स होते हैं ना वो इंसिस्ट करते हैं पुलिस ऑफिसर को, एसएचओ को, और यहाँ पर एसएचओ कहते हैं मोहन को कि एक काम करिए, अपनी जो कंप्लेंट है वो लिखित में दर्ज करिए, रिटन फॉर्म में लिखिए, और मैं जो अपना कांस्टेबल है वो वहां पर भेजूंगा इंसिडेंट वाली जगह पर, ताकि वो जाकर इन्वेस्टिगेट करे। आपने ये तो देख लिया कि जो मोहन है एंड रघु है उन दोनों के बीच में काफी आर्ग्यूमेंट्स हुई, और फील्ड्स को लेकर उनकी आर्ग्यूमेंट्स थी। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि क्या कोई और तरीका नहीं है जो उनके डिस्प्यूट है उसको पीसफुल मैनर से सॉल्व किया जा सके, या कोई ऐसे रिकॉर्ड है जहाँ पर ये बताया जा सके कि कौन सी लैंड किसकी है, किसने ओन की हुई है। तो यहाँ पर जो पैराग्राफ है वो स्टार्ट होता है पटवारी के वर्क पे। तो यहाँ से जो मेन चैप्टर है एक्चुअल में स्टार्ट होता है। देखिए, जो लैंड है उसको मेजर करना एंड लैंड रिकॉर्ड्स को रखना, ये काम किसका होता है? ये काम होता है पटवारी का। तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो पटवारी है उनको डिफरेंट नेम से भी जाना जाता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके डिफरेंट नेम आपको याद रखने हैं, एमसीक्यू फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। लेखपाल, कानूनगो, और क्या क्या कहा जाता है? कर्मचारी एंड विलेज ऑफिसर भी कहा जाता है। तो ये इनके 4 नाम हैं पटवारी के, लेखपाल, कानूनगो, कर्मचारी एंड विलेज ऑफिसर। लेकिन हम यहाँ पर इनको पटवारी कहकर बुलाएंगे कि जो पटवारी है उसके अंडर में कुछ ग्रुप ऑफ विलेजेस आते हैं, और ये ग्रुप ऑफ विलेजेस के जितने भी एग्रीकल्चरल फील्ड हैं उनका रिकॉर्ड रखते हैं। पटवारी जो है वो मेंटेन करते हैं रिकॉर्ड को एंड उसको अपडेट भी करते रहते हैं। अपडेट का मतलब और मेंटेन का मतलब ये है, देखिए जैसे सपोज कीजिए ये पार्ट किसका है, फिर ये पार्ट किसने ओन किया है, और साथ ही साथ अपडेट करने का मतलब है क्या ये इंसान जो है अपनी जमीन बेचना चाहता है, अगर ये अपनी जमीन बेच देगा तो उसको अपडेट किया जाएगा। ऐसी चीजें अपडेट्स में आती हैं। अब नेक्स्ट पेज पे आप लोगों को एक मैप दिखाया गया है, और एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से जो पटवारी है वो इन सब की डिटेल रखते हैं। तो आप 52 पेज नंबर पर जो मैप दिखाया गया है, जो रिकॉर्ड दिखाया गया है पटवारी जैसा रखते हैं, वो आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब जो पटवारी है उनके पास अलग अलग मेजरिंग वेज होते हैं जिससे वो एग्रीकल्चरल फील्ड को नापते हैं। कुछ तो क्या करते हैं कि जो लॉन्ग चेन है उसको यूज करते हैं, उसके थ्रू नापा जाता है। और अगर हम मोहन एंड रघु के केस में देखें तो इनके केस में भी जो पटवारी है उन्होंने यहाँ पर कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज किया होगा, और अगर वो मेजर मैच नहीं किया तो दैट मीन्स बाउंड्री को चेंज किया गया है। अब देखिए, पटवारी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो लैंड रेवेन्यूज है ना उसको ऑर्गेनाइज करे फार्मर से, और साथ ही साथ वो गवर्नमेंट को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे कि कौन सी क्रॉप्स जो है किस एरिया में ग्रो हो रही है। और ये कहाँ से किया जाता है? जब वो रिकॉर्ड्स रखते हैं ये वहीं से गवर्नमेंट को अपडेट किया जाता है, और इसीलिए पटवारी को रेगुलरली ये अपडेट रखना पड़ता है। अब पटवारी रेगुलरली ये अपडेट इसलिए भी रखता है क्योंकि क्या होता है कि कई बार जो फार्मर्स है वो क्रॉप्स बदल देते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए इस पर्टिकुलर लैंड में पहले कई सालों से राइस ग्रो हो रही थी। अब अगर फार्मर को ये लगा कि राइस से उतना बेनिफिट उसको नहीं मिल रहा जितना वीट से मिल रहा है, तो यहाँ पर वो वीट उगाने लगेगा। तो ये जो अपडेट है ये कौन रखता है? ये पटवारी ये सारी अपडेट रखता है कि कौन सी क्रॉप्स किस फील्ड में ग्रो की गई है, किस फार्मर ने कौन सी क्रॉप्स किस एरिया में चेंज की है, या फिर कोई फार्मर अपने उस पर्टिकुलर एरिया में अगर कुआं खुदवा रहे हैं तो वो भी अपडेट पटवारी को रखना पड़ता है।
अब पटवारी से अबव कुछ सीनियर पीपल होते हैं जो पटवारी के काम को सुपरवाइज करते हैं कि पटवारी अपना काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब इंडिया में जितनी भी स्टेट हैं उनको डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है और डिस्ट्रिक्ट को भी आगे सब डिवाइड किया गया है ताकि मैनेजिंग अच्छे से हो सके। अब डिस्ट्रिक्ट को आगे किस में डिवाइड किया गया है, उनको डिफरेंट नेम से जाना जाता है, तहसील या फिर तालुका। जैसे कि देखिए ये है स्टेट, स्टेट को डिवाइड किस में कर दिया, स्टेट को डिवाइड कर दिया डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर दिया फिर तहसील में या फिर तालुका में, राइट। इससे क्या होता है कि जो वर्क है वो अच्छे से प्रॉपरली हो पाता है। अब इनके हेड कौन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो कि आईएएस ऑफिसर होते हैं। उनके नीचे होते हैं आईआरएस जिसे हम कहते हैं रेवेन्यू ऑफिसर्स, इनको हम तहसीलदार भी बोलते हैं। और इनके नीचे होते हैं पटवारी, ठीक है। पहले होते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, फिर होते हैं रेवेन्यू ऑफिसर्स जिनको हम तहसीलदार बोलते हैं, और फिर आते हैं पटवारी जिनको हम कानून को भी कहते हैं। अब ये जो डिपार्टमेंट है आईएएस ऑफिसर का एंड रेवेन्यू ऑफिसर्स का, ये जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सुनते हैं और साथ ही सुपरवाइज करते हैं। जो रेवेन्यू ऑफिसर्स वाले डिपार्टमेंट जो हैं वो सुपरवाइज करते हैं कि जो पटवारी है वो अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और इंश्योर करते हैं कि जो रिकॉर्ड्स हैं वो अच्छे से प्रॉपरली रखे जाएं और जो लैंड रेवेन्यू है उनको अच्छे से कलेक्ट किया जाए और सही ढंग से कलेक्ट किया जाए। और साथ ही साथ वो मेक श्योर करते हैं कि जो फार्मर है उनको अपने रिकॉर्ड की एक कॉपी जरूर मिले, और जो स्टूडेंट्स है उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी इजीली ऑब्टेन हो जाए, इजीली मिल जाए। और तहसील जो ऑफिस है ना, तहसीलदार का जो ऑफिस होता है, उसे ये कह सकते हैं कि वहां पर लैंड डिस्प्यूट को सुना जाता है, या फिर ये कह लो कि जहां पर लैंड डिस्प्यूट सुने जाते हैं वहां पर तहसीलदार का ऑफिस होता है। अब एक लॉ बनाया गया, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2005 में लाया गया। इससे पहले कुछ रीजन बताए गए कि ये लॉ लाना क्यों जरूरी था। देखिए एक्चुअली में होता क्या था, अगर हम फार्मर्स के बारे में सोचते हैं तो हमें सबसे पहले जो मैन है वो दिमाग में आते हैं कि जो आदमी है वही फार्मर से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वुमेन भी फील्ड्स में काम करती हैं, वुमेन भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में पूरा हाथ बटाती हैं, लेकिन उनको ऐसे नहीं सोचा जाता कि उनकी अपनी खुद की एग्रीकल्चरल लैंड होगी। तो अभी तक क्या था 2005 तक कि जो हिंदू विमेन थी काफी स्टेट्स पे, उनको एग्रीकल्चरल लैंड में उनका शेयर नहीं मिलता था। हालांकि वो सारा काम एग्रीकल्चरल लैंड में, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में अपना हाथ बटाती थी, लेकिन उनको अपना शेयर नहीं मिलता था। और होता ये था कि अगर फादर की डेथ हो जाती थी तो प्रॉपर्टी को इक्वली डिवाइड कर दिया जाता था, सिर्फ सन के अमंग, मतलब लड़कों के बीच में ही शेयर कर दिया जाता था। तो जो रिसेंटली ये लॉ चेंज हुआ, इसमें क्या हुआ कि जो सन, डॉटर, इवन जो मदर है उनको इक्वल शेयर में प्रॉपर्टी बांटी जाएगी, और ये हर स्टेट में लागू हुआ। तो अब जो है इक्वल शेयर होने लगा हर एक का, सन, डॉटर एंड मदर का। और जो ये लॉ है ये स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज दोनों में इसको लागू किया गया। अब इस लॉ से ये हुआ कि बहुत औरतों को बेनिफिट मिला, अब वो अपना जीवन यापन भी कर सकते थे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जो सुधा है वो घर की एल्डेस्ट डॉटर थी, एग्रीकल्चरल फैमिली होती थी एक, मतलब जहाँ पर खेती बाड़ी ही उनका मेन ऑक्यूपेशन होता था। उनकी एक एल्डेस्ट डॉटर थी सुधा। अब वो मैरिड थी और वो पास के विलेज में ही उसकी शादी हुई थी, वे ये वहीं रहती थी। अब उसके फादर की डेथ के बाद सुधा कभी कभी अपनी मदर की हेल्प कराने फार्मिंग वर्क में आ जाया करती थी, मतलब अपनी मदर की हेल्प करा दिया करती थी। और उसकी मदर ने फिर क्या किया, जो पटवारी है उनको जाकर रिक्वेस्ट किया कि जो लैंड है वो उनकी डॉटर को भी ट्रांसफर कर दी जाए और उनका नाम भी उनमें डाल दिया जाए ताकि उनको भी इक्वल शेयर मिले। किनको? सुधा को। तो अब यहाँ पर यही बताया गया है कि अगर सुधा को कोई प्रॉब्लम आती है तो एटलीस्ट वो उस शेयर ऑफ लैंड पर डिपेंडेंट रह सकती है, उसे क्रॉप्स ग्रो करके अपना जीवन यापन कर सकती है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करके अपना और अपने बच्चों को पाल सकती हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो विमेन है उनको किस तरीके से बेनिफिट मिला है इस कानून के थ्रू या इस अमेंडमेंट